नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत और बात सबसे पहले महासंग्राम 2023 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की फाइनल लिस्ट। 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है और बेलतरा से सुशांत शुक्ला को टिकट दिया गया है। वहीं कसडोल से धनीराम धीवर उम्मीदवार बना दिए गए हैं और बेमेतरा से दीपेश साहू को उम्मीदवार बना दिया गया है। तो अंशिका, 4 सीटें जो होल्ड थी, जिन पर फैसला बीजेपी नहीं कर पा रही थी और न्यूज 18 ने सुबह से खबर बताई कि हम 4 सीटों पर आज ही ऐलान हो सकता, हम बता रहे थे, और 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। कब से ये सीटें होल्ड करके रखी गई थी और आखिरकार आज 4 सीटों पर प्रत्याशी उम्मीदवार जो हैं वो उतार दिए गए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की फाइनल लिस्ट 90 के 90 प्रत्याशी घोषित कर दिए छत्तीसगढ़। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया है। 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान, जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बात करें बेलतरा से तो सुशांत शुक्ला को टिकट दिया गया है और कसडोल से धनीराम धीवर को टिकट दिया गया है। बेमेतरा सीट की बात की जाए तो दीपेश साहू को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है और इसमें अंबिकापुर सीट जो है वो उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जो हैं उनके खाते में रहती है और इसीलिए अब टीएस बाबा का मुकाबला जो है राजेश अग्रवाल से होगा। राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है और दिलचस्प बात क्या है, दिलचस्प आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले ये बात चल रही थी कि ये टिकट यहां से किसको दिया जाता है और नाराज चल रहे थे चिंतामणि महाराज नाराज चल रहे थे और उन्होंने बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से बातचीत की थी और कहा था कि आप मुझे अंबिकापुर से टिकट दे दो, आप मुझे अंबिकापुर से उम्मीदवार बना दो। उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी जो है उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती, बीजेपी कह रही थी कि हम आपको लोकसभा का उम्मीदवार बनाएंगे। तो उन्होंने ये भी कह दिया था चिंतामणि महाराज ने कि आप मुझे अंबिकापुर से अभी उम्मीदवार बना दो, अब उसके बाद जब लोकसभा चुनाव होगा तो मैं सीट खाली कर दूंगा और फिर जिसको उतारना उतार देना। ये सारी बातें दर्ज हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये सारी बातों का खुलासा किया था। लेकिन खैर, बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए। 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी था, बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल का मुकाबला होगा टीएस बाबा यानी कि टीएस सिंहदेव से, उप मुख्यमंत्री से। बिल्कुल, तो अंबिकापुर में मुकाबला जबरदस्त होगा। एक तरफ टीएस सिंहदेव और दूसरी तरफ राजेश अग्रवाल। इंतजार था कि आखिर अंबिकापुर से बीजेपी किसे उतारेगी, किस चेहरे पर दांव खेलेगी, और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अंबिकापुर से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बेलतरा की बात करें तो सुशांत शुक्ला पर पार्टी ने भरोसा जताया है, क्योंकि इंतजार लंबे समय से था कि कब आखिर बीजेपी ऐलान करेगी उम्मीदवारों का, क्योंकि कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए। लेकिन बीजेपी के लिए इंतजार लंबे समय से चल रहा था कि आखिर लास्ट में फाइनली 90 की 90 सीटों पर कब बीजेपी पूरी तरीके से ऐलान करेगी, और यह इंतजार भी अब खत्म हो गया है जब 4 सीटों पर बचे हुए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। 2 सीटों की बात की जाए तो कसडोल और बेमेतरा और 2 सीटें हैं जहां से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा था। इंतजार किया जा रहा था कि कौन किसे उम्मीदवार बनाया जाता है, किस पर पार्टी भरोसा जताती है। धनीराम धीवर को कसडोल से उम्मीदवार बनाया गया तो बेमेतरा से दीपेश साहू को उम्मीदवार बनाया गया। और बीजेपी इस बार कोई एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि पिछली बार जो नारा उसने 65 पार दिया था बीजेपी ने, वो कांग्रेस ने उसे पार करके दिखा दिया। तो बीजेपी को पता है कि इस बार अगर नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और इसीलिए थोड़ा समय जरूर लिया, लेकिन 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया और बीजेपी की फाइनल लिस्ट आज जारी कर दी गई है। डिप्टी एडिटर अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, 4 सीटों का इंतजार लंबे समय से था कि आखिर बीजेपी कब अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी और फाइनली ऐलान कर दिया गया है। किन बातों का ख्याल रखा गया है इस लिस्ट में? बिल्कुल, देखिए ये 4 जो सीट बची हुई थी जातिगत समीकरणों की वजह से इनको रोका गया था और बीजेपी ने यही ध्यान में रखा है। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे और मजबूत दावेदार थे, लेकिन
अग्रवाल समाज से थे और कई अग्रवालों को पहले भी बीजेपी टिकट दे चुकी है। इस वजह से उनका टिकट रुका हुआ था, हाँ और ना के बीच ये लटक रहा था कि राजेश अग्रवाल के रूप में एक और अग्रवाल को टिकट दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि और भी कई अग्रवाल उम्मीदवार जो है कि मैदान में उतरने को तैयार थे। कसडोल का जिक्र कर ले, कसडोल में भी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष क्योंकि मैदान में थे, जो पिछली बार हार गए थे अग्रवाल हैं, तो इस वजह से वो भी रुका हुआ था। राजेश अग्रवाल सबसे मजबूत दावेदार थे, हालांकि उनको संकेत दे दिए गए थे। यही वजह कि अंबिकापुर में राजेश अग्रवाल ने बाकायदा पोस्टर भी कई जगह पर लगवा दिया था इस लिस्ट के जारी होने के पहले ही, मतलब मौखिक तौर पे उनको संकेत दे दिया गया था। इन चारों में से एकमात्र बेलतरा सीट ऐसी थी जहां पर बीजेपी के विधायक थे, रजनीश सिंह विधायक थे, उनका टिकट काट दिया है। सुशांत शुक्ला को वहां से टिकट दिया गया है। सुशांत शुक्ला को टिकट जातिगत आधार पर दिया गया है। दरअसल बेलतरा के आसपास जो कोटा सीट है वहां से प्रबल प्रताप सिंह, तखतपुर है धर्मजीत सिंह, दो राजपूत उम्मीदवारों को मैदान में बीजेपी टिकट दे चुकी थी, उतार चुकी थी। एक और राजपूत को देने की जगह ये सीट अटकी हुई थी कि क्या एक और राजपूत उम्मीदवार को दिया जाए या किसी दूसरे को दिया जाए। इसीलिए सुशांत शुक्ला के तौर पे एक ब्राह्मण उम्मीदवार को बीजेपी ने बेलतरा से अब मैदान में उतारा है। तो जातिगत समीकरण की वजह से ये चारों सीटें अटकी हुई थी और इन चारों सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में बीजेपी के भी अब 90 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस पहले ही अपने 90 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, तो दोनों ही पार्टियां सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं इन 4 सीटों के साथ। बेमेतरा में भी कई नाम सामने आ रहे थे। दीपेश साहू को यहां पर दिया गया है, कसडोल से धनीराम धीवर को दिया गया है, वहां से कांग्रेस ने साहू उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने वहां पे शकुंतला साहू जो उनकी मौजूदा विधायक है उनका टिकट काटा है, साहू उम्मीदवार को मैदान में उतारा। और धनीराम धीवर जातिगत समीकरण देखते हुए बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता जो विधानसभा अध्यक्ष भी थे पिछली बार, उनको टिकट देना जरूरी नहीं समझा। जातिगत समीकरण को देखते हुए यहाँ पर टिकट दिया गया। और जो एक अग्रवाल फैक्टर, ये लिस्ट है भले ही छोटी, लेकिन इस लिस्ट में जो बहुत सारी बातें आप बता रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। 2 तो विधायकों का टिकट काट दिया गया। अशरफ हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष पूर्व जो रह चुके हैं उनको भी पार्टी ने मैदान में नहीं उतारा है। ये क्या बता रहा है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है हम 75 पार करेंगे। पिछली बार भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा था और ऐसे में ये एक्सपेरिमेंट कर देना क्या बता रहा है अशरफ? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट भाजपा कर रही है वो जीत के लिए कर रही है। और ये जो उन्होंने अब नाम की घोषणा की है सबसे आखिर में, अब उन्होंने चुनाव प्रत्याशियों की ऐलान कर दिया है, 4 प्रत्याशी हैं, तो साफ इससे पता चलता है कि बीजेपी क्या चाह रही है। वो सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहती है और जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उन्होंने ये आज अंतिम सूची जारी की। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस सूची में जो सबसे ज्यादा वीआईपी सीट मानी जा रही थी कि अंबिकापुर से कौन लड़ेगा, तो वहां पे भी स्थिति साफ हो गई है कि उप मुख्यमंत्री के खिलाफ अब राजेश अग्रवाल चुनाव मैदान में होंगे। टीएस बाबा कांग्रेस से हैं और बीजेपी से राजेश अग्रवाल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत चीजें साफ हैं कि बीजेपी ने अपना हर कदम उठाया है, हर तरह से वो एक नया प्रयोग करने की स्थिति में है कि हम जीतना है और अपने जीतने के लिए वो हर फैसला कर रहे हैं और बहुत सोच समझ कर फैसला कर रहे हैं। ये जो आज 4 अंतिम सूची है, ये 4 लोगों की, इसे सिर्फ 4 लोगों की सूची ना समझा जाए, बल्कि इसे ये इस तरह से देखा जाए कि इसमें किस तरह से जो जातीय समीकरण है उसको ध्यान में रखा गया है। कैसे उनको ठीक है, एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि प्रत्याशी बदला जाए। क्या विचार कर रही है बीजेपी या फिर ये अब बिल्कुल आखिरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से समझी जाए? ये बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि लगातार दबाव पड़ रहा है, गुस्सा भी है लोगों में, कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा है, जो दावेदार हैं उनमें भी गुस्सा है। लेकिन अभी तक की जो यहाँ बीजेपी का रवैया रहा है वो अपने फैसले से पीछे बहुत मुश्किल से हटते हैं। तो अब समय बहुत कम है,
तो नहीं लगता कि बीजेपी किसी भी तरह का अब नया प्रयोग करे, खास करके अपने जो फैसले हैं उनको बदलने का प्रयोग करे, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो बहुत चौंकाने वाले फैसले करते हैं, इससे सब जानते हैं, लेकिन एक स्थिति ये भी है कि अगर वो कोई फैसला कर लेते हैं, कोई ठान लेते हैं, तो उससे पीछे हटते नहीं। तो अभी तक तो ये थोड़ा सा के लिए बीजेपी जानी भी जाती है। लेकिन अभिषेक, ये जो नाम सामने आए हैं और इस लिस्ट में जिन नामों को शामिल किया गया है, क्षेत्रीय समीकरण, क्या ये नाम साध पाएंगे? बिल्कुल, ये जो नाम है दरअसल क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर ही दिया गया है। राजेश अग्रवाल का अगर मैं जिक्र करूं, जो कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के खिलाफ जिनको मैदान में उतारा गया है, इससे पहले तक अनुराग सिंह देव मैदान में होते थे, 3 बार से वो हार रहे थे। इस बार बीजेपी ने वहां कैंडिडेट बदला। राजेश अग्रवाल लखनपुर क्षेत्र से आते हैं। लखनपुर वो क्षेत्र है जहां पर टीएस सिंहदेव एक बड़ी लीड लेते रहे हमेशा से। जहां जितने भी एरिया है उनमें से लखनपुर उदयपुर का जो क्षेत्र आता है वहां से बड़ी लीड टीएस सिंहदेव लेते रहे और वहीं से बिलोंग करते हैं राजेश अग्रवाल। इसलिए भी पार्टी ने सोच समझकर उनको उम्मीदवारी वहां से अंबिकापुर से दी है कि लखनपुर में डैमेज किया जाए टीएस सिंहदेव को। वहां से एक उम्मीद बीजेपी रख रही है कि उनको मार्जिन मिलेगा, अंबिकापुर सीट से मार्जिन मिलेगा। अंबिकापुर शहर के अगर जिक्र कर लो तो अंबिकापुर शहर से उनको एक बड़ा मार्जिन मिल सकता है। तो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी बूथ में किस तरीके से हारती रही है, कौन से बूथों पे बीजेपी पीछे रही है, उन बूथों का समीकरण क्या था, वहां पर वो कैंडिडेट कितना मजबूत है, ऐसी चीजों का भी ध्यान रखा गया है। अगर मैं अंबिकापुर की बात करूं, उसके अलावा कसडोल का जैसे मैं जिक्र कर रहा था, जातिगत समीकरण वहां पर है। वहां पर गौरीशंकर अग्रवाल जो बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, दिग्गज नेता रहे हैं और उनका टिकट काट दिया है। वो पिछली बार लड़े थे, एक नए कैंडिडेट शकुंतला साहू ने उनको हरा दिया था। इस बार भी बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया क्योंकि जातिगत समीकरण वहां पर ध्यान रखा है। साहू को कांग्रेस ने वहां से उतारा है, तो बीजेपी ने इसलिए धीवर समाज ये के जातिगत समीकरण सेट कर लिया। एक चीज अभिषेक, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस बार बार कह रही है कि कुछ टिकट रमन सिंह ले गए, कुछ टिकट कोई और ले गया। ये टिकट किसके पाले में आए हैं? और दूसरा सवाल ये भी साथ ही में कि ये समीकरण तो साध लिए गए, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जहां से बड़े चेहरे या दिग्गज कह दिया जाए उनके टिकट काट दिए गए, तो इस समीकरण को कैसे साधा जाएगा? देखिए, अगर इन 4 सीटों की बात करूं तो दिग्गज उम्मीदवार जो थे कसडोल इलाके में थे, गौरीशंकर अग्रवाल बीजेपी के दिग्गज नेता है। हालांकि पिछली बार हार गए थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे उससे पहले 2018 तक, तो उनको वो एक बार फिर से यहाँ पर उम्मीदवारी कर रहे थे। लेकिन जातिगत समीकरण के आगे उनका टिकट काट दिया गया और धीवर समाज के प्रत्याशी को मैदान में बीजेपी ने उतारा है। अंबिकापुर से 3 बार से अनुराग सिंह देव मैदान में आते थे और टीएस सिंहदेव के सामने वो 3 बार से हार रहे थे और पिछली बार ये हार का मार्जिन बढ़ गया था। इसलिए इस बार प्रत्याशी बीजेपी ने वहाँ चेंज किया और जो चर्चाएं हैं या बीजेपी के मुताबिक ये अब तक का सबसे मजबूत प्रत्याशी बीजेपी ने अंबिकापुर में दिया है। हालांकि ये भी सवाल बार बार उठ रहे थे। बृहस्पति सिंह ने भी जो आरोप लगा दिए थे कि टीएस सिंहदेव की वजह से रोका गया था, अंबिकापुर का टिकट बीजेपी ने रोका है, कमजोर प्रत्याशी या डमी प्रत्याशी उतार दिया जाएगा। ऐसी कोई बात फिलहाल लिस्ट में दिख नहीं रही क्योंकि राजेश अग्रवाल बीजेपी के मुताबिक वहां पर मजबूत उम्मीदवार है और बीजेपी ने अंबिकापुर में एक तगड़ा उम्मीदवार टीएस सिंहदेव के खिलाफ मैदान में उतारा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बेलतरा सीट की, बेलतरा में सिटिंग एमएलए मात्र 15 जो विधायक थे, उन 15 पिछली बार जीत के आए थे बीजेपी के, उन 15 विधायकों में रजनीश सिंह भी थे जो बेलतरा सीट जीत के आए थे। कांग्रेस की आंधी में उन्होंने अपनी सीट बचाई थी, लेकिन जातिगत समीकरण के आगे उनको अपनी टिकट गंवानी पड़ी क्योंकि उनके आसपास के एरिया से राजपूत समाज से बीजेपी ने टिकट दे दिए थे, प्रबल प्रताप सिंह को कोटा से और तखतपुर से धर्मजीत सिंह को। इसीलिए बीजेपी एक और राजपूत उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारना चाहती थी, इसलिए सुशांत शुक्ला को बीजेपी ने बेलतरा से टिकट दिया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जातिगत समीकरण को कितना ध्यान में बीजेपी ने यहाँ पर रखा है और इस वजह से ये 4 जो सीटें रोक के रखी गई थी, जिनको बीजेपी ने आखिरकार आज जारी कर दिया है और सभी 90 प्रत्याशियों पर बीजेपी ने टिकट दे दिया है।
बिल्कुल, और कई बदलाव भी हमने देखे, लेकिन अशरफ, इससे पहले जो लिस्ट सामने आए थे उन लिस्ट में हमने देखा कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने नहीं किया था, पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया था। लेकिन अब जो लिस्ट सामने आ रही है, पहली दूसरी लिस्ट के बाद हमने देखा कि बहुत से चेंजेस दिखाई दिए हैं। तो क्या धीरे धीरे बीजेपी ये समझ रही है कि एक ही चीज से चलने से कुछ मतलब नहीं होगा, कुछ चेंजेस लाने की जरूरत तो है? बिल्कुल, 2018 के जो चुनाव परिणाम आए थे उसके बाद से बीजेपी अपने हाँ पूरा जो उनका राज्य इकाई हो या राष्ट्रीय इकाई हो, तो वहाँ पे बहुत लंबा मंथन किया गया कि हार क्यों हुई, 15 साल की सरकार थी, अचानक कितनी बड़े मार्जिन से हार गई, बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, महज 15 सीटों पर सिमट गई। तो इस बार जो उन्होंने 2023 में टिकट दिए हैं, तो आप उसमें देखिए कि पहले जो मजबूत उम्मीदवार थे उन पर भरोसा जताया, बाकी जो फिर उन्होंने जो टिकटों की लिस्ट जारी की है उसमें साफ जाहिर है कि उसमें प्रयोग किया है, और उस प्रयोग में उन्होंने क्षेत्रीय और जातीय जो समीकरण है उस पर ध्यान दिया गया है। और साथ साथ एक चीज ये भी देखी है कि इसमें जो सबसे मजबूत दावेदार हो और जो सबसे मजबूत प्रत्याशी है और जिताऊ प्रत्याशी है उसको चुनाव मैदान में उतारा है, और ये सोच कर के बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास अब सिर्फ पाना है, तो इसलिए वो प्रयोग भी कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने प्रयोग वहां नहीं किया जहां पे वो मजबूत स्थिति में थे, जो उनकी मजबूत स्थिति है, चाहे वो आप पूर्व मुख्यमंत्री के ले लीजिए, रमन सिंह की ले लीजिए, बृजमोहन अग्रवाल की सीट ले, जहां पे वो बहुत अच्छी मजबूत है, उनको वहां पे प्रयोग करने की जरूरत नहीं, उनको वहां पे उन्हीं लोगों को मौका फिर दिया। लेकिन हाँ, जहां वो प्रयोग कर सकते हैं, नया प्रयोग कर सकते हैं, एक जनता में एक संदेश दे सकते हैं कि यहाँ हम आप लोगों की सुनते हैं, जो जनता की आवाज है हम उसको सुनते हैं और उसी को मौका देते हैं, तो इस तरह का प्रयोग किया है, और जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखकर नए चेहरों को और युवाओं को इंतजार मौका शायद दिया अशरफ है। इसलिए किया जा रहा था कि अब नामांकन का वक्त जो है वो ज्यादा बचा नहीं है, 2 दिन छुट्टी हो गई है और उसके बाद बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो जो भी हो जाएगा अभी हो जाएगा। विरोध के सुर भी शायद उतने ना उठे। बिल्कुल, देखिए कि समय बहुत कम है, क्योंकि नामांकन से पहले तक ही जितना विरोध होता है किसी भी दल में, वो नामांकन से पहले होता है, तो उसी वजह से क्योंकि समय नामांकन का हाथ से रेत की जैसे हथेली से फिसलता जा रहा है उस तरह से जा रहा है, नामांकन की अवधि निकलने के बाद विरोध का भी कोई मतलब नहीं रहता, तो इस वजह से एक ये रणनीतिक फैसला भी किया जा सकता है। और ये बात जो है कि कल दशहरा था और आज उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, साफ जाहिर करता है कि बीजेपी एक रणनीति के तहत एक सोची समझी अपनी कदम आगे बढ़ा रही है, और उसी के तहत ये आज 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। और इसके पीछे यही है कि जाहिर सी बात है, उम्मीदवारों का ऐलान किया तो किसी एक को टिकट दिया, लेकिन दावेदार कई थे, तो बाकी जो दावेदार हैं वो विरोध करें, तो उनका विरोध का जो स्वर है उसको दबाया जाए, उनको साधा जाए। हालांकि बीजेपी में ये जो परंपरा है बहुत कम ही देखने को मिलती है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले के खिलाफ कोई बगावत करे। बिल्कुल, और ये जो आप बात कह रहे हैं, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पहली लिस्ट जो जारी हुई थी बीजेपी की तरफ से, उससे ही ये साफ हो जाता है, क्योंकि बहुत पहले चुनाव की तारीखों के बहुत पहले लिस्ट जारी कर दी गई थी। कहा यह गया था कि समय चाहिए इन प्रत्याशियों को, इसलिए बहुत होमवर्क किया गया था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों के लिए। अभिषेक, मैं आपके पास आता हूं और मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये 4 सीटों पर जो उम्मीदवार, एक सीट तो हम समझ रहे हैं कि अंबिकापुर सीट से कौन कौन मैदान में होगा, कांग्रेस की तरफ से कौन मैदान में है, लेकिन बाकी सीटों पर कितना दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए मुकाबला तो हर सीट पर दिलचस्प है। हाँ, जहाँ पर कुछ बड़े नाम होते हैं तो वहाँ पर पब्लिक की दिलचस्पी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, मीडिया की दिलचस्पी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी इन 4 सीटों की बात करूँ तो 4 ही सीटों पर दिलचस्प मुकाबला है। बेलतरा से अगर बात करूँ, सुशांत शुक्ला मैदान में है, वो भी जो कि बिलासपुर संभाग की सीट है, और उन सीटों में से है जो कि कांग्रेस की लहर में बीजेपी ने निकाली थी, रजनीश सिंह ने वहाँ से जीती थी। वहाँ पर दिलचस्प लड़ाई होनी है। सुशांत शुक्ला को बीजेपी ने वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। अंबिकापुर की सीट हाई प्रोफाइल सीट है ही, डिप्टी सीएम वहाँ से लड़ते हैं।
और डिप्टी सीएम के सामने जो भी खड़ा होगा होता वो अपने आप हाई प्रोफाइल नाम हो जाता है। तो राजेश अग्रवाल को वहाँ से बीजेपी ने उतारा है। ये सीट अपने आप में दिलचस्प है, हाई प्रोफाइल है, चर्चा का विषय तो रहेगी ही। इसके अलावा अगर बेमेतरा की बात करूँ, बेमेतरा भी बहुत ख़ास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बेमेतरा दुर्ग संभाग की सीट है और दुर्ग संभाग में 20 में से 18 सीटें इस वक्त कांग्रेस के पास हैं। तो क्या वहाँ पर बीजेपी इस किले को भेद आशीष छाबड़ा पाएगी? यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी है। आशीष छाबड़ा और दीपेश साहू के बीच कितना जबरदस्त मुकाबला होगा अभिषेक? देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि दुर्ग में 20 जो सीटें हैं दुर्ग संभाग की, उसमें से 18 कांग्रेस के पास है और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। अमित शाह की सभा भी वहाँ पर हुई थी, अभी प्रधानमंत्री की भी सभा वहाँ पर होने वाली है। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस दुर्ग के किले को भेदा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट वहाँ से निकाला जाए। वीआईपी संभाग कहा जाता है, मुख्यमंत्री के अलावा 4 मंत्री उस संभाग से आते हैं, इसलिए भी खास तौर पे बीजेपी की नज़र है। तो ये वहाँ की हर एक सीट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बीजेपी चाहेगी कि जिन 18 सीटों पर उसको हार मिली थी उसमें से ज़्यादा संख्या वो अपने पक्ष में करने की कोशिश करे। एक ख़ास बात यह है कि बीजेपी दुर्ग संभाग में हिंदुत्व के एजेंडे को खासा हवा दे रही है और बढ़ा रही है और यही वजह है कि वहाँ पर असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, उनकी भी सभाएं कराई गई थी, चाहे कवर्धा एरिया की बात कर ली जाए। और यही इसी बेमेतरा के पास में साजा विधानसभा भी पड़ती है, बीरनपुर, जहाँ पर एक बार तनाव की स्थिति बन चुकी है। वहाँ से जो भुवनेश्वर साहू जो मृतक थे, उसके पिता को, ईश्वर साहू को बीजेपी ने वहाँ से टिकट दी है। तो असर देखिए आसपास की सीटों पर भी पड़ता है बीजेपी, और बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि अगर साजा में उम्मीदवार उसने ईश्वर साहू को खड़ा किया है तो उसका असर आसपास की सीटों पर भी पड़े। यही वजह है कि वहाँ प्रधानमंत्री की भी जल्दी एक सभा होगी। तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समझा जा सकता है कि बहुत होमवर्क किया है छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने, क्योंकि उसे पता है कि इस बार केवल गेन ही करना है, नुकसान तो पिछली बार हो ही चुका है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं पुनीत, जिस तरीके से बीजेपी ने होमवर्क किया है, बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर विधानसभा सीट से उस प्रत्याशी को ना देखा जाए, बल्कि उसका असर आसपास विधानसभा और इसीलिए मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में सांसद भी उतारने का काम किया है। फिलहाल दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौट रहे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।